नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। आपके साथ मैं हूं इरम सिद्दीकी। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ने से पहले आज हम आज की तारीख जान लेते हैं। तो आज की तारीख है 17 नवंबर और आज की तिथि हम जान लेते हैं 1944 माह मार्गशीर्ष पक्ष कृष्ण। और आज की तिथि है मास कृष्ण पक्ष अष्टमी 17 नवंबर 2022 और दिन है बुधवार। चलें इसी के साथ अब हम आगे बढ़ने से पहले आज के विचार की तरफ भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो आज का विचार है हमारा, तो आपको बता दें कि आज का विचार अहंकार उसी में होता है जिसे बिना संघर्ष किए सब कुछ प्राप्त होता है। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वो दूसरों की मेहनत की कद्र करता है। चले तो बिल्कुल सही कहा है किसी ने कि अगर इंसान अपनी मेहनत से किसी चीज़ को हासिल करता है तो उसे कोई भी चीज़ हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर दूसरा मेहनत करता है और कुछ हासिल करता है, कोई मुकाम हासिल करता है, तो वो उसको अप्रिशिएट भी ज़रूर करता है और आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार 17 नवंबर क्यों है ख़ास, एक बार उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो आज 17 नवंबर, जिस तरीके से हम आपको बता दें कि आज इंग्लैंड में 680 यहूदियों की, उसके बाद हम जिक्र करें तो 1278 में नकली मुद्रा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और इनमें से 293 को फांसी पर लटका दिया गया। मुगल शासक बाबर ने 1525 में भारत को जीतने के मकसद से सिंध के रास्ते 5वीं बार प्रवेश किया। इक्वेडोर और वेनेजुएला 1831 में ग्रेटर कोलंबिया से अलग हुए। इंग्लैंड के जेम्स मूरी ने 1869 में 13,000 किलोमीटर लंबी पहली साइकिल रेस जीती। और वहीं 10 साल के निर्माण कार्य के बाद 1869 में स्वेज नहर को यातायात के लिए खोल दिया गया था और ये नहर यूरोप को एशिया से जोड़ता है। वहीं पूर्व तुर्क सुल्तान मोहम्मद को 1922 में इटली में निर्वासित जीवन बिताने के लिए छोड़ दिया गया। तीसरे गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत भी 1932 में हुई। वहीं अमेरिका ने 1933 में सोवियत संघ को मान्यता देते हुए व्यापार के लिए सहमति दी। वहीं अगर दूसरी बात करें तो नाइजियों ने 1939 में सोवियत संघ का जिस तरीके से जिक्र करा तो दाखिल होकर छात्रों को मौत के घाट भी उतारा था। ये भी एक बहुत, क्योंकि उन बच्चों की याद में 17 नवंबर के दिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे भी मनाया जाता है। तो भारत की रीता फारिया ने 1966 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता और मिस वर्ल्ड बनने वाली वो पहली एशियाई महिलाएं थी। वहीं सोवियत अंतरिक्ष यान लूनाखोद 1 1970 में चंद्रताल पर उतरा था। तो चलिए इसी के साथ आज जिस तरीके से हम बात करें तो आज चिल्ड्रंस डे का जिस तरीके से जिक्र हमने किया कि आज बच्चों का, और आज नेशनल एपिलेप्सी डे भी है। तो इसी पर ख़ास बात करने के लिए आज जो हम बात करेंगे वो एपिलेप्सी के बारे में बात करेंगे और बाल अधिकारों के बारे में बात करेंगे। तो आज हमारे बीच दो खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। ब्रजेश चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो पूर्व सदस्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग मध्य प्रदेश में। बहुत स्वागत है ब्रजेश चौहान जी आपका। नमस्कार इरम जी। बिल्कुल। और दूसरे हमारे साथ है चाइल्ड पेडियाट्रिक रोहित जोशी जी। डॉक्टर रोहित जोशी जी हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे एपिलेप्सी और चाइल्ड एपिलेप्सी के बारे में। बहुत स्वागत है रोहित जी आपका भी। नमस्कार। तो जिस तरीके से अगर हम एपिलेप्सी की बात करें तो एक गंभीर बीमारी है, और वहीं बाल अधिकारों की बात करें तो बाल अधिकार क्या है, इनकी जानकारी भी जहां तक मुझे लगता है कि लोगों को इसकी पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। और आज दो प्रमुख जो गेस्ट हैं वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। चलिए उनसे चर्चा शुरू करते हैं। तो ब्रजेश चौहान जी, सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं आपसे, बाल अधिकारों के बारे में आपसे जानेंगे। जी इरम जी, बिल्कुल जो है वो बाल अधिकार जानना बच्चों के लिए भी और इस समाज के लिए भी, माता पिता के लिए भी और इस सभी के लिए जानना ज़रूरी है कि हमारे बच्चों के बाल अधिकार क्या है। मुख्य रूप से ये यूएनसीआरसी ने सन जो है 1805 में सबसे पहली इसकी शुरुआत की और संयुक्त राष्ट्र जो संघ है इसमें 7 देशों ने इसको सभी ने मिलकर समझौता किया और बच्चों के अधिकारों की बात की गई। और लगभग संविधान ने 54 अधिकारों में जो है बच्चों को 54 अधिकार दिए गए मुख्य रूप से, लेकिन उनको प्रमुख 4 भागों में बांटा गया। जो कि सबसे पहले जो आएगा वो जीने का अधिकार,
जब बच्चा इस दुनिया में आया, नन्ना मुन्ना बन के पैदा हुआ, तो उसको जीने का अधिकार है। दूसरा, जब वो बड़ा होगा उसका भरण पोषण कैसे होना चाहिए, उसका विकास कैसे होना चाहिए। तो दूसरा है डेवलपमेंट यानी विकास का अधिकार, उसका अच्छा भरण पोषण हो, उसकी अच्छी देखरेख हो। बिल्कुल। तीसरा है सुरक्षा और स्वतंत्रता का अधिकार। जब इस समाज में उसने जन्म ले लिया है तो उसको सुरक्षा की भी आवश्यकता है और स्वतंत्रता भी उसको मिलनी चाहिए। चौथा है महत्वपूर्ण ये अधिकार है सहभागिता का अधिकार, यानी कि उसका पार्टिसिपेशन। कई बार हमने देखा होगा समाज में बच्चों की बात को सुना नहीं जाता है, घर में ही नहीं सुना जाता है। कई बार हम ही नहीं सुनते हैं पालक के रूप में बच्चों को, अरे बच्चे हैं, कोई भी कह देता है कि बच्चे हैं। इस सहभागिता का अधिकार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। ये 4 प्रमुख अधिकार जो है वो बच्चों को दिए गए हैं, ये संविधान ने दिए हैं, और इन अधिकारों की रक्षा करना समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। केवल समाज के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भी और कानूनी तौर से अगर देखा जाए तब भी हम बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी। बिल्कुल। चलें रोहित जोशी जी आपकी तरफ, क्योंकि जिस तरीके से आज राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, तो क्यों इस दिन को मनाया जाता है, सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि एपिलेप्सी मिर्गी के बारे में हम बातचीत कर ही रहे हैं, तो एक बार इस पे नजर। जी हाँ, आज जैसे 17 नवंबर है, ये वर्ल्ड नेशनल एपिलेप्सी डे है, और ये जो पूरा महीना है नवंबर, ये पूरा महीना हम लोग डेडिकेट करते हैं जागरूकता फैलाने में। जो एपिलेप्सी मिर्गी रोग जिसे हिंदी में अपन कहते हैं, उसके प्रति लोगों में एक जागरूकता लाएं, क्योंकि अपने देश में अगर देखा जाए तो इस बीमारी के प्रति जागरूकता काफ़ी कम है। लोगों को इसकी पहचान नहीं है सबसे पहले, और जिनको पहचान है वो उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं लेते हैं, ये देखा गया है। और ख़ासकर जो अपना ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे क्योंकि अपनी इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ अभी तक नहीं पहुँच पाई है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस सिलसिले में पूरे देश में, पूरे समाज में इसकी जागरूकता लाना और इसका सही तरीके से इलाज होना बहुत ही आवश्यकता है। और इसी संदर्भ में आज का एक विशेष दिवस है 17 नवंबर, जहां हमारी कोशिश रहती है एज अ डॉक्टर, एज अ जनरल पब्लिक, कि हम लोगों में जागरूकता लाए, उस जो एक बीमारी है उस बारे में समझें, और लोगों को जितना अपन समझा सकें अपनी भाषा में वो पूरी कोशिश करें। बिल्कुल। तो दर्शकों, एक खास बात और आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे कि 2 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अगर आपकी भी कोई सवाल है, कोई क्वेरीज है, तो प्लीज़ आप हमें फ़ोन करें। फ़ोन नंबर हमारा टीवी स्क्रीन पर नीचे दिया हुआ है, आप उस नंबर पर कॉल कर कर आपकी जो भी परेशानी है, 266, हम आपको नंबर भी बता दें, 266 0049, ये टोल फ्री नंबर है। आप एक टोल फ्री नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, 1800-233-0040। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और आपकी जो भी परेशानी, जो भी दिक्कत है, वो आप हमारे 2 जो गेस्ट बैठे हुए हैं उनसे आप बातचीत कर सकते हैं। तो बिल्कुल ब्रजेश जी आपकी तरफ रुख करेंगे। जिस तरीके से अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में राज्य बाल संरक्षण आयोग की भूमिका को आप किस तरह देखते हैं? निश्चित तौर पर जो भी आयोग होता है उसकी बहुत महती भूमिका होती है। यह एक संवैधानिक व्यवस्था है जहां हम बच्चों के अधिकारों की बात करते हैं, उनको संरक्षित और सुरक्षित करने की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश बाल अधिकार आयोग का रोल बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल। यानी कि जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, ए से लेकर जेड तक, यानी स्वास्थ्य हो, चाहे उनकी शिक्षा हो, चाहे उनकी देखभाल हो, चाहे उनका संरक्षण हो, किसी भी प्रकार की कोई भी जो संबंधित योजनाएं होती है उनका इम्प्लीमेंट यानी उन तक पहुंचना, उनकी जिम्मेदारी देखना, और किस प्रकार से हमारी सरकारी योजनाओं को बच्चों तक पहुंचाया जा रहा है, क्या उनको उसका लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये देखना ही मध्य प्रदेश बाल आयोग का काम है। यानी मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग वो तीसरी आंख है जो देखती है कि बच्चों के उनके अधिकार मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, अधिकार उनके सुरक्षित है, संरक्षित हैं, और अगर नहीं है तो उसको संरक्षित करने का काम और सुरक्षित करने का काम मध्य प्रदेश बाल आयोग का होता है। बिल्कुल। ब्रजेश जी, एक सवाल और मेरा यहाँ पे, क्योंकि एक पॉस्को एक्ट की अगर हम बात करें तो एक बात ही लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं है, और लोगों को ये नहीं पता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है और इसका इस्तेमाल होता कैसे है, और कैसे एक विक्टिम को इसका पूरा इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे एक विक्टिम इसका इस्तेमाल कर सकता है। देखिए, ये बहुत बड़ा कानून है। पॉक्सो एक्ट जब आया 2012 में, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ये भी मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहता हूँ। जब बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के प्रकार जो है वो तरह तरह के होने लगे, यानी कि छूने से लेकर किसी बच्चे को छूना,
उसको गलत तरीके से छूना, अश्लील तरीके से छूना, उसको अश्लील इशारे करना, उसको कई प्रकार से कहना चाहिए कि उसको मतलब देखना, ये जो है ना कहीं उसको एडिक्ट करना, उसको परेशान करना, उसको मानसिक तौर पर परेशान करना, ये इस तरीके के जब अपराधों में जब वर्गीकरण हुआ तो ये न्यायालय ने यानी न्यायविदों ने इस बात को समझा। पहले क्या होता था कि सीधी कोई घटना घटी तो उसको थाने में संबंधित में 376 या इस तरीके के अपराध जो होते थे उसमें ये धारा लग जाती थी। लेकिन जब छोटी मोटी घटनाएं बच्चों के साथ होती थी कि रास्ते में बच्ची जा रही है और किसी ने कोई छेड़छाड़ कर दी, उसके साथ अश्लील हरकत कर दी, उसको मोलेस्टेशन कर दिया, तो इस पर कोई कानून किसी तरीके का नहीं होता था, कोई धाराएं नहीं होती थी जिसके कारण अपराधी बच जाता था। ब्रजेश जी आपको रोकना चाहेंगे, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं दमोह से, महेंद्र पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र जी क्या सवाल है आपका और ब्रजेश जी से आप क्या सवाल करना चाहते हैं? मैं महेंद्र पटेल बोल रहा हूँ, दमोह से है, बुंदेलखंड क्षेत्र है हमारा क्वेश्चन ये कि जैसे जो बाल अधिनियम के अंतर्गत है जो बच्चों के मैंने आपने 4 कानूनी अधिकार बताए, इनके लिए कौन से योजना है जो गरीब बच्चे हैं और वंचित बच्चे हैं जो अपना योजनाओं का लाभ लेकर जीवन स्तर सुधार सकते हैं, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें सर। जी महेंद्र जी, महेंद्र जी मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। बहुत सारी योजनाएं हैं। देखिए एक इसके लिए महिला बाल विकास विभाग होता है सरकार की तरफ से, महत्वपूर्ण विभाग होता है, उसी से संबंधित हम लोग हैं। उसके लिए मैं बता दूं कौन कौन से फोरम होते हैं। एक आपके ज़िले में बाल कल्याण समिति होती है, न्यायपीठ होती है, जो ऐसे बच्चों को संरक्षण करती है जिनकी देखरेख कोई नहीं कर पा रहा है, यानी वो अनाथ की स्थिति में है या किसी माता या पिता में से एक कोई चला गया है, उसका घर नहीं चल रहा है, उनकी शिक्षा नहीं हो रही है, तो एक फास्टर केयर करके योजना होती है जो बाल कल्याण समिति के माध्यम से आपको 2000 रुपये की राशि बच्चे को प्रदान की जाती है ताकि उसकी शिक्षा दीक्षा सुचारू रूप से चल सके। एक तो महत्वपूर्ण बात यह है, और इसके लिए आप संबंधित महिला बाल विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, वहाँ की बाल कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, वहाँ के जिला प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं, एसडीएम से संपर्क कर सकते हैं, तो इस योजना का लाभ बच्चे को मिलेगा। दूसरा, कोविड में कोई बच्चा किसी तरीके से अनाथ हुआ है तो सरकार ने बाल कोविड योजना चलाई है जिसके अंतर्गत उसको राशि 5000 रुपये पर महीने जो है वो प्राप्त होगी। किस स्थिति में? जब उसके माता और पिता दोनों ही इस कोविड के दौरान नहीं रहे। और भी कोई बच्चे को परेशानी है, शिक्षा से संबंधित परेशानी है, तो बाल आयोग को आप सीधे हमको संपर्क कर सकते हैं, हमारे नंबर पर लगा सकते हैं फ़ोन। हमारा एक बाल बोल करके ऐप है, उसको डाउनलोड करके उसमें आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस प्रकार आप बच्चे की सहायता के लिए कहीं भी, यानी 1098 तो सबसे सरल नंबर है, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं जिला प्रशासन को, जैसा मैंने बताया, और इस योजना का लाभ आप उसे दिला सकते हैं। महेंद्र जी बिल्कुल। ब्रजेश जी एक कॉलर और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी समझ लेते हैं उनका सवाल क्या है। जी नमस्कार सर, मैं नंद शुरू मिश्रा दायरा पंचायत उत्तर प्रदेश से। मैं कल जानना ये चाहता हूँ कि बच्चे जो है कच्चे घड़े की तरह होते हैं, जिस प्रकार से ढाला जाए उस प्रकार से वो ढल जाते हैं, क्योंकि बच्चे जिनके बड़े सच्चे होते हैं, तो ऐसी प्रथा में जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं कि जो और जो पड़ोस के लोग हैं, पड़ोसी के नाते हम उनकी किस प्रकार से मदद कर सकता है? जी क्या शुभ नाम बताया? जी नंद स्वरूप जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने बहुत ही अच्छी बात की और आप एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका में हैं, तो आप बिल्कुल 1098 पर ये इन बच्चों के बारे में बता सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे महिला बाल विकास एक डिपार्टमेंट ज़िले में होता है, जिला प्रशासन पे, वहाँ पर एक ब्लॉक स्तर पर सीडीपीओ भी होता है, एक बाल कल्याण समिति होती है जिससे आप संपर्क कर सकते हैं ज़िले की, और ये फास्टर केयर योजना के अंतर्गत उसको 2000 रुपये की राशि दिला सकते हैं। और यदि वो बिल्कुल अनाथ की स्थिति में है, उसका कोई देखरेख करने वाला नहीं है, तो हमारे जो है वो आश्रय गृह होते हैं, यानी बाल आश्रय गृह होते हैं जिन्हें शेल्टर होम कहा जाता है, उसमें भी हम बच्चों को जिनका कोई दुनिया में नहीं होता, उनकी सरकार होती है, और सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि एक शेल्टर होम होता है जिसमें हम उस बच्चे की देखरेख पूरी तरीके से करेंगे, उसकी पढ़ाई लिखाई कराएंगे और 18 साल तक उसकी पूरी देखरेख यानी कि सारी सुविधाएं उसको मुहैया कराएंगे। तो इसके लिए आप 1098 बाल कल्याण समिति और हमारे महिला बाल विकास के जिला कार्यक्रम अधिकारी से जिले के अंतर्गत संपर्क कर सकते हैं ताकि उसकी मदद हो जाए। और सबसे सरल नंबर है 1098, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपके तहसीलदार या एसडीएम को बता सकते हैं बाल कल्याण समिति को बता सकते हैं, कोई हमारा सामाजिक कार्यकर्ता हो उसको आप बता सकते हैं, और कहीं नहीं तो आपके पास मोबाइल होगा
तो एक ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, पढ़े लिखे हैं तो आप थोड़ा सा आप प्ले स्टोर पे जाइए और बाल बोल BALBOL करके आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें सारा एक पेज खुलेगा, उसमें सारी जानकारी भर दीजिए, आपके पास खुद ही फ़ोन आ जाएगा। धन्यवाद। बिल्कुल, तो यहाँ ब्रजेश जी ने बहुत अहम 2 जानकारियाँ यहाँ पे दी हैं। 1098 पे आप कॉल करके जो भी बच्चे आपके आसपास अगर कुछ ऐसा नज़र आ रहा है आपको जो अनाथ की स्थिति में है, तो आप उनकी जानकारी इस नंबर पर दे सकते हैं। और एक ऐप के बारे में भी बाल बोल जिस तरीके से जिक्र किया उसके ऊपर जाकर भी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। रोहित जोशी जी, आपकी तरफ रुख करेंगे। जिस तरीके से हम एपिलेप्सी के बारे में बात कर रहे हैं, चाइल्ड एपिलेप्सी कितना कॉमन है बच्चों, ये जानेंगे आप। जी हाँ, ये एक मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत कॉमन है, पर हाँ एक प्रमुख बीमारी है बच्चों में। और खासकर जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां होती है, उसमें एक बच्चों में एक प्रमुख बीमारियों के रूप में इसे देखा जाता है। तो अगर आप इसका प्रेवलेंस देखें कितना पाया जाता है अपने देश में, तो ये करीब आप समझिए 6 से 7 बच्चे प्रति 1000 पॉपुलेशन में होता है। तो मतलब आप सोचें कितनी इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है। और अगर ये एक रफ फिगर है, क्योंकि अपने देश में एक तो जागरूकता नहीं है, इसलिए इसकी रिपोर्टिंग नहीं होती है। खासकर रूरल एरिया में इसकी रिपोर्टिंग नहीं होती है। एक तो पहचान नहीं पाते हैं, और फिर उसको रजिस्टर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहाँ ये रजिस्टर हो सके। ये एक रैंडम स्टडीज़ हैं जिसके आधार पर मैं आपको ये जानकारी दी है। पर मेरा ये जो मानना है और जो मेरा अनुभव अभी तक रहा है, मैं काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाता हूँ, वहाँ मैंने देखा है कि काफ़ी इसकी जो इंसिडेंस है, प्रेवलेंस है, काफ़ी ज़्यादा है, जो कि डॉक्यूमेंटेड है। तो ये मेरा मानना है कि काफ़ी प्रेवलेंट है। और बीमारियों की तरह ये भी एक उभर रहा है, क्योंकि इसके काफ़ी कारण भी होते हैं जो अपन आगे डिस्कस करेंगे, पर काफ़ी प्रेवलेंट डिजीज़ है। लेकिन रोहित जोशी जी, जिस तरीके से आपने रूरल एरिया की और अर्बन एरिया का जिक्र यहाँ पे करा, ज़्यादातर ये होता है कि रूरल एरिया में इनकी जानकारी नहीं पहुँच पाती है बच्चों, क्योंकि अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें या शहर की बात करें, तो शहरी जो लोग होते हैं वो मोबाइल से जानकारी ले सकते हैं, कई उनके पास ज़रिए होते हैं। चले डॉक्टर साहब, इस सवाल का जवाब हम जल्द आपसे लेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनका सवाल। डॉक्टर प्रदीप साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जी, मुझे आपकी आवाज़ मिल पा रही है। आपका सवाल पूछिए प्रदीप जी। जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। नमस्कार। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जी गुड आफ्टरनून good प्रदीप afternoon. जी। हाँ, मैं डॉक्टर साहब से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो एपिलेप्सी होती है, शरीर के बॉडी के किस पार्ट में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से होती है? बॉडी में के किस पार्ट में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह होती है, और इसका बेसिक कारण क्या है, बेसिक रीजन क्या है? और दूसरा है कि यदि किसी व्यक्ति को मृगी के दौरे पड़ते हैं, तो उसके इंस्टेंट रिलीफ के लिए उसको क्या डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले क्या उसको एड देनी चाहिए? प्राइमरी एड जिसे सोपाल्ड कहते हैं। एक तो ये प्रश्न है, और दूसरा मेरा ब्रिटिश भाई से प्रश्न है बाल अधिकार से संबंधित, कि बाल अवस्था जो है किस उम्र से किस उम्र तक को वो बालक की अवस्था में माने, प्लीज बताइए। बिल्कुल डॉक्टर जी रोहित हाँ, जोशी जी। इसका जो आपने बताया कि किस कारण से होती है और कहाँ से उत्पन्न होती है, स्वाभाविक है, ये मस्तिष्क से ही वहाँ से ही उत्पन्न होती है। होता ये है कि अपना जो शरीर की क्रियाएं हैं, जो अपना कंट्रोल है, सब मस्तिष्क से ही होता है। और अगर आप देखे जाएं तो वहाँ एक ब्रेन में अपना मस्तिष्क है, वो कई कोशिकाओं से बना रहता है, करोड़ों कोशिकाओं से जुड़ के अपना ब्रेन का, अपना मस्तिष्क का निर्माण होता है। और हर कोशिका का एक काम होता है कि कुछ ऊर्जा बनाए, और जब ये ऊर्जा अच्छी तरह से संचालित होती है, एक तरह से सिंक्रोनाइज होती है, तो अपन वो शरीर अपनी क्रियाएं करता है। पर कभी कभी ये क्या होता है कि किसी कारण से इन ऊर्जा बनाने की जो पद्धति होती है, कहीं कहीं वो कुछ अलग एबनॉर्मल हो जाती है, जिस कारण से मिर्गी के झटके उत्पन्न होते हैं। जब मैं ये एक हमारा बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और जब भी एक डायग्नोसिस बनती है तो पूछते हैं सभी अभिभावक और जो पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, ये क्यों हो गया हमारे बच्चे को। तो एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ इसमें, कि अपन जैसे घर अपन घुसते हैं और लाइट जलाते हैं, अपने घुसते से उस तरह घरों की एक घर की लाइट जल जाती है अगर आपका सिस्टम अच्छा हो। वो कारण क्यों होता है? क्योंकि आपके घर में इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग है और जो अपना कनेक्शन है, वो एक तरह से बहुत अच्छी तरह से बैठा हुआ है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आती है। पर हाँ, कहीं कुछ अगर शॉर्ट सर्किट है, कहीं तार कटा हुआ होता है, या उसका वहाँ से जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ठीक से अच्छी तरह से बनी नहीं हो, तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से स्पार्क निकलता है। वैसे ही अपने ब्रेन का होता है, जहाँ पे भी अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का चैनलाइज प्रॉपर नहीं है, वहाँ पे कुछ अगर विकार आ गया है, तो वहाँ से एबनॉर्मल एक्टिविटी निकलती है, और वो एक मिर्गी और एक दौरे के रूप में उभर के सामने आती है।
बिल्कुल। दूसरा सवाल डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रदीप का ये था कि जब मिर्गी किसी को हो तो क्या जो डॉक्टर के पास जाने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस घर वालों को पहले ले लेना चाहिए? जी हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि इसकी यही एक जागरूकता का भी हमारा पार्ट है आज का, सब लोग को समझाने का, ये बताने के लिए कि अपन को क्या करना चाहिए, इमीडिएटली क्या करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है, जितने भी मिर्गी के दौरे होते हैं वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, जो ज़्यादातर जितने मतलब अधिकतर आप सोचें कि अगर 100% में कम से कम 99% जो दौरे आते हैं वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, वो 2 से 3 मिनट में अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। अब होता यह है कि जिनको इसका अनुभव नहीं होता, अपन सब घबरा जाते हैं और कई तरीके की चीज़ें करने लग जाते हैं, जो अपन ने सुना है, कहीं से जानकारी प्राप्त है, वो चीज़ अपन करने लग जाते हैं, वो कभी कभी काफ़ी हार्मफुल हो जाती है। तो जो हम लोग सबको समझाते हैं वो सबसे पहले ये बताते हैं कि आपको एकदम से घबराना नहीं है। बच्चे या किसी इंसान को जिसको मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, उसको एक तरफ आप करवट करा दीजिए, ताकि जो मुंह से जो सिक्रीशन झाग आ रहे हैं वो उसकी सांस की नली में न जाए, जिससे वो चोकिंग वो दिक्कत बढ़े नहीं। उसको एक तरह से शांत करने की कोशिश करें। आसपास अगर कुछ चीज़ें हैं तो अगर कुछ चीज़ टाइट हो रही है तो उसको रिलीज़ करें, बच्चे को समझाने या जो वयस्क है उसको समझाने की कोशिश करें। और कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ अपन को नहीं करनी है, जो चीज़ आम तौर पर लोग करते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि लोग कोशिश ये करते हैं कि उसको पानी पिला दें। पानी तो बिल्कुल उस समय पिलाना नहीं है, क्योंकि अपनी जो एक्टिविटी है, ब्रेन का जो एक्टिविटी है वो उस समय एबनॉर्मल होती है, और अपनी जो सॉलोइंग है और निगलना जिसे कहते हैं वो अफेक्टेड रहता है। तो उस समय ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। लोग ये कहते हैं कि उस समय उसकी सांस रुक रही है तो सांस रोकने के लिए कुछ मुंह में डाल देते हैं, वो भी चीज़ नहीं करनी है। कोशिश ये करनी है कि अपन को एक तरफ लेटा के उसको शांत करने की कोशिश करें। मुंह में कुछ डालें नहीं, कुछ सुंघाएं नहीं, ना चम्मच डालें ना अपनी उंगली डालें। जैसे मैंने कहा है, ज़्यादातर जो मिर्गी के दौरे होते हैं वो 2 से 3 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं। और अगर ऐसा है, अगर उसके बावजूद भी है, तुरंत आपको किसी से सलाह लेनी चाहिए, किसी हॉस्पिटल में जाके उसको, बच्चे को या जो बड़े वयस्क हैं, इनको मिर्गी का दौरा आ रहा है, उनको वहाँ ले जाके आप दिखाइए। बिल्कुल। तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही, क्योंकि अगर मिर्गी किसी को आती है तो जिस तरीके से डॉक्टर रोहित जोशी ने यहाँ आपको बताया है, तो पहला जो स्टेप होना चाहिए, जो घर वालों का होना चाहिए, वो अभी पूरी विस्तार से बताया। प्लीज़, क्योंकि कोई भी घरेलू नुस्खे ना यूज़ करें, क्योंकि साइड में जिस तरीके से लिटाने का जिक्र यहाँ पे किया, वो पोजीशन के बारे में एक बार और जानना चाहेंगे। हमारे दर्शकों को एक बार बताइए कि लेफ्ट साइड लिटाना ज़्यादा ठीक है या राइट साइड? जनरली ये कहते हैं लेफ्ट, लेकिन लेफ्ट राइट जो भी अपन उस समय कन्वीनियंट हो, क्योंकि मिर्गी का दौरा उस समय एक ऐसा आता है, एक तो इंसान को मिर्गी का दौरा आ रहा है, जो उसके आसपास है वो भी बहुत एंग्शियस होते हैं, वो भी बहुत घबरा जाते हैं, उनको भी समझ में नहीं आता है क्या एग्जैक्टली करना चाहिए। हम लोग सलाह ये देते हैं, क्योंकि एक अकड़न भी होती है शरीर में, तो टर्न करना भी मुश्किल होता है, तो हम कोशिश समझाने की यही कोशिश करते हैं कि ऐसी पोजीशन ले आएँ ताकि वो सिक्रीशंस जो अगर आ रहे हैं वो अंदर ना जाएं, और उसको एक तरफ लेफ्ट लैटरल ज़्यादा अच्छी पोजीशन होती है, पर कोशिश करें जो भी करवट बदल के एक साइड लाके उसको आराम से शांत करने की कोशिश करें। बिल्कुल, आपसे चर्चा जारी रखेंगे। आपसे जो सवाल किया था, बाल अवस्था जिस तरीके से कब से कब तक रहती है, वो सवाल था डॉक्टर प्रदीप का। हाँ, प्रदीप जी ने सवाल किया था कि बाल अवस्था कितने से कितने तक रहती। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 0 से 18 वर्ष तक की जो अवस्था रहती है, यानी कि 18 दिन से 1 दिन भी कम होगा, वो बच्चा कहलाएगा, यानी उसकी बाल अवस्था कहलाएगी। केवल एक ही मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्भया केस जब आया होगा, आपने सुना होगा, तो उसमें एक हीनियस अपराध की वजह से उस बच्चे की उम्र को 16 साल माना गया है। वो एक विशेष केस में माना गया है। बाकी जो है उसकी कानूनी परिभाषा जो है वो 0 से 18 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। बिल्कुल। ब्रजेश जी, एक सवाल मेरा यहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से हम प्रदेश में या कहीं पे भी चले जाए, छोटे बच्चे भीख मांगते हुए हमें नजर आते हैं, तो क्या ये संभव है कि हम इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दें? निश्चित तौर पर संभव है, लेकिन इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि जिस समाज में हम रहते हैं, जहां हम देखते हैं, वही समाज के लोग इतने जागरूक नहीं हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि बेगिंग जो है वो, यानी कि भिक्षावृत्ति को बढ़ावा देना भी कानूनी रूप से एक अपराध होता है, और हम कहीं ना कहीं बच्चों को इस बात का बढ़ावा देता है। अब आप देखिए कि इसको रोकने के लिए तमाम प्रयास सरकार करती है।
आयोग भी कर चुका है, पहले भी हमने किया है। हमने इसको लेकर लगातार हफ्ते हफ्ते जो है वो एक अभियान चलाया है। लेकिन होता क्या है कि एक विशेष किस्म के जाति के लोग जो हैं, घुमक्कड़ जाति या कह लें और भी जाति के लोग जो कह लें, वो इसको एक पेशा बना के और काम करते हैं और छोटे बच्चों से वो भीख मंगवाते हैं। ये एक प्रकार से एक उनका उपयोग करते हैं छोटे बच्चों का। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि माएँ जो है वो छोटे बच्चे को गोद में ले लेती जी, है। बिल्कुल। इसको लेकर हम कहें तो बहुत कड़े कानून नहीं आए हैं, क्योंकि उन माँ बाप को अगर हम पर एफआईआर करेंगे तो उस बच्चे के साथ अन्याय होगा, या उस माँ बाप पे कार्रवाई करेंगे तो कई बार उनको समझाइश दी जाती है, उनको कड़ाई से उसको इसका पालन करने के लिए कहा जाता है, लेकिन फिर भी वो कुछ दिन बंद होते हैं। और आपने देखा होगा मेले में या मंदिरों में या मंदिरों के आसपास इस तरह की संख्या आपको ज़्यादा मिलेगी। उसका कारण ये है कि उनको भिक्षावृत्ति में बढ़ावा देने वाले हम सबके बीच के लोग होते हैं, जो ये मानते हैं कि इनको पैसा देने से ईश्वर प्रसन्न होगा। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ईश्वर अगर प्रसन्न होता तो आप दूसरे कार्य करिए, उनकी शिक्षा दीक्षा यानी किसी गरीब बच्चे को पढ़ाइए, किसी गरीब कन्या की शादी कर दीजिए, उससे ईश्वर प्रसन्न होगा। इस प्रकार की मान्यताओं के कारण हम समाज में बेगिंग यानी भिक्षावृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं बच्चे इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, छोटा मोटा पैसा मिल जाता है। और इससे आगे की बात और मैं बताना चाहता हूँ, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, कहीं ना कहीं इससे बच्चे आगे फिर गुटखा या नशा करते हैं और भी कई प्रकार के नशे में जाते हैं। तो ये 2 प्रकार का अपराध हो रहा है और इसी समाज में हो रहा है और समाज के लोग जागरूक नहीं हैं, इस कारण ये अवेयरनेस नहीं, इस कारण ये अपराध हो रहा है। बिल्कुल, तो हमें जागरूक रहने की बहुत ज़रूरत है। हमारे आसपास क्या हो रहा है इसकी पूरी जानकारी आपको होना चाहिए और एक आम नागरिक को भी जागरूक रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हमारे आज के सेगमेंट से मिले सुर। आज झूम ले नौटंकी। हम किसी से कम नहीं में मेरी सहयोगी जीवा आपकी मुलाकात कराएगी मंदाक जी से। आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? जी मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ की। ये जो सफलता आपने प्राप्त की है, आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अब आगे अपने पास मान लीजिए कि पेशेंट बच्चा डूब गया है, तो सबसे पहला काम अपन को ये करना है कि उसको करवट दिलाना है। फर्स्ट इज करवट जैसी दिलाया, क्योंकि क्या है, मरीज इस समय पानी एस्पिरेट कर चुका है। सबसे पहले पेट दबाया तो बड़बड़ करके पानी निकलना शुरू होगा। इसके बाद उसको स्ट्रेट करके उसके गर्दन को पीछे करके कुछ भी करके एक एयरवे डालना है, ताकि जीभ पीछे ना गिर जाए, और अपन को एब्डोमिनल कॉम्प्रेशंस करते जाना है ताकि पूरा पानी निकल जाए गर्दन को एक तरफ में शिफ्ट करके, और मुंह से फिर रेस्पिरेशन देना है। अगर आपको लग रहा है कि हार्ट नहीं चल रहा है तो उसी समय जो CPR का प्रोसीजर बताया गया था उस प्रोसीजर को अपन को रिपीट करना है। उसका पानी कहीं कुछ देने लगते हैं। बिल्कुल,
तो चलिए हम ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर आपका। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, ब्रजेश चौहान जी और डॉक्टर रोहित जोशी जी। चर्चा जारी रखेंगे। चलिए डॉक्टर रोहित जोशी जी, आपकी तरफ एक बार रुख करेंगे। एक बार हम जानना चाहेंगे कि कारण आखिर क्या है मिर्गी के? जी, अब मिर्गी के कई कारण होते हैं। अगर अपन बाल व्यवस्था न्यूनेटल पीरियड जैसे नवजात शिशु से अपन स्टार्ट करें तो सबसे कॉमन जो रीज़न होता है उसमें दिमाग में ऑक्सीजन की कमी। जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त अगर वो सही से सांस नहीं ले और उसको ऑक्सीजन की कमी रहती है तो उस समय उसके कारण उसके दिमाग पे बुरा प्रभाव पड़ता है और उस रीज़न से उसको सीजर्स, जिसे फिट कहते हैं, वो आ सकते हैं। उसके अलावा दिमाग का संक्रमण एक बहुत प्रमुख कारण है मिर्गी आने का। उसके बाद आते हैं मानसिक विकार, जिसमें कि अगर कुछ जन्म से ही कुछ बनावटी विकार है ब्रेन में, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, वो मिर्गी को उत्पन्न करता है। उसके साथ साथ अगर उसमें कुछ वेसल्स में कुछ प्रॉब्लम है, अगर आगे जाके अगर उसको जो आपकी नसें होती हैं अगर उसमें ब्लॉक है या उसमें खून का रिसाव हो गया है, उस कारण से मिर्गी आते हैं। उसके अलावा जो कारण होते हैं वो मेटाबॉलिक होते हैं, जिसमें कि शरीर में जो अपनी एनर्जी जो बनाने की जो पद्धति होती है उसमें अगर कुछ दुष्प्रभाव है या उसमें कुछ विकार है तो उस कारण से भी मिर्गी उत्पन्न होती है। बिल्कुल। डॉक्टर रोहित जोशी जी, जिस तरीके से अगर हम जिक्र यहाँ पे मिर्गी का कर रहे हैं, और मिर्गी हमें कैसे पता चलेगा कि इस इंसान को मिर्गी आई है? यानी कि हम कैसे पता लगाएं, या उसे चक्कर आए, कैसे मतलब डिफ्रेंशिएट करें कि ये एक मिर्गी का पेशेंट है या फिर कुछ और है? जी हाँ, इसमें एक है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो हमें जानकारी प्राप्त होती है। जैसे जो मैं, क्योंकि मैं बच्चों का न्यूरोलॉजिस्ट है, मैं बच्चों से ज़्यादा डील करता हूँ, तो जो हमें अभिभावक को, पेरेंट्स हमें जो जानकारी देते हैं उसी आधार पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि बच्चे को मिर्गी का दौरा आया है या कुछ और इवेंट हुई है। तो जो अपनी अपन को जानकारी है अभी, जो अपन अच्छी तरह से पहचान पाते हैं, जो अपन ने अभी तक देखा है, सुना है, और जो सब लोगों से जानकारी मिलती है, वो होते हैं कि झटका आना। मतलब झटका ऐसा ना चारों हाथ पैर अकड़ जाना या उनमें जर्किंग आना, आंखें ऊपर करना, मुंह से फसूका आना, ये एक कॉमन प्रेजेंटेशन है जो आसानी से पहचाना जाता है और हर इंसान उसको, ज़्यादातर लोग उसको पहचान पाते हैं। पर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं खासकर बच्चों में जो कि पहचानना मुश्किल होता है। जैसे कि अगर नवजात शिशु से अपन प्रारंभ करें तो उसमें कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ को हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं, जिसमें कि मुंह का चलना, लिप्स का चलना, आँखों का तिरछापन आना, ट्विचिंग, फेस की ट्विचिंग आना, उसके अलावा एक साइड हाथ का जर्क आना या एक स्टेयरिंग एपिसोड्स होते हैं। ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो नवजात शिशुओं में पाए जाते हैं, जो मिर्गी की तरफ अपन को बताते हैं कि इनको हो सकता है मिर्गी है। और जो बड़े बच्चे जैसे जैसे होते जाते हैं उनमें जो कॉमन कंप्लेंट्स आती है वो एक तो स्टेयरिंग होती है, कि मतलब वो अनरिस्पॉन्सिव होते हैं। जैसे कि स्कूल से कभी कभी टीचर कंप्लेंट करती है कि बच्चा या तो स्टेयर करता रहता है या उसको कुछ हम लोग बोलते हैं तो वो उसका रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं आता है, और क्लास में भी इनअटेंटिव रहता है। तो ये एक कॉमन सी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा एक सर दर्द भी कभी कभी बच्चों में आता है, इसका भी एक प्रेजेंटेशन है जो मिर्गी से संबंधित है। चक्कर आना भी उसके कई कारण होते हैं, पर मिर्गी में भी, क्योंकि बच्चे अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, वो वही बता पाते हैं जो वो सुनते हैं आपस में घर में, तो वो बताते हैं कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो कभी कभी एक तरह का चक्कर आना भी मिर्गी के रूप में हम लोग देखते हैं। यानी कि हम वो कह सकते हैं कि जब चक्कर आने का जिक्र बच्चे, क्योंकि आजकल बच्चों को हमने देखा है कि मोबाइल का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, और ऐसे में अगर बच्चे चक्कर आने का जिक्र करते हैं तो क्या उसको पूरी तरीके से मिर्गी माना जाए या फिर किसी और चीज़ पर दिमाग जाए? क्योंकि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप की भी मैं बात करना चाहूँगी कि किस एज ग्रुप को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है मिर्गी? जी हाँ, मिर्गी जो है बच्चों में काफ़ी बहुत कॉमन है। इसमें जो प्रमुखता देखा गया है कि 1 साल से लेकर 5 साल के बच्चों में ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि उसका कारण बेसिकली ये है कि वो डेवलपिंग ब्रेन होता है उस समय, क्योंकि अपना जो ब्रेन का विकास है वो कम से कम 15 साल तक कुछ न कुछ उसमें चेंजेस आते रहते हैं, और उसी समय मिर्गी उत्पन्न होना काफ़ी कॉमन है। और दूसरा एज ग्रुप होता है वयस्क, जो एल्डरली होते हैं, जो मतलब 60 से ऊपर के लोग होते हैं, उनमें काफ़ी पाया जाता है। उसमें उसका कारण होता है स्ट्रोक। मतलब स्ट्रोक ये होता है कि अपने ब्रेन की कोई नस या खून की कोई नस में कुछ विकार आ गया, ब्लॉक हो गया या उसमें कुछ रिसाव आ गया, तो उस कारण से उत्पन्न होना।
लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बच्चों का जिक्र आपने, बड़ों का जिक्र करा कि जो 60 के ऊपर के जो एज ग्रुप है उनमें सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है तो स्ट्रोक की वजह से ये परेशानी होती है। बच्चों में किस कारण ये परेशानी होती है, और अगर होती है तो कैसा अगर लाइफस्टाइल बच्चों को रखना चाहिए कि ये परेशानी ना हो? जी हाँ, जो मैंने इसके कारण तो प्रमुखतः जो होते हैं वो मैंने आपको पहले ही बताए हैं, जैसे कि जन्म के समय दिक्कतें आना, संक्रमण होना, मानसिक विकार होना, मेटाबॉलिक चेंजेस, काफ़ी कैल्शियम की कमी के कारण भी बच्चों में कभी कभी फिट आते हैं, उसको मिर्गी दौरा नहीं कहते हैं पर फिट कहते हैं, जो सीजर एपिसोड, वो एक कारण होते हैं। अब देखिए, कुछ इनके एग्रीवेटिंग फैक्टर्स होते हैं, उसमें जो आपने मोबाइल का जिक्र करा, कई मिर्गी ऐसी होती हैं जो फोटो सेंसिटिव होती हैं, मतलब जब ज़्यादा लाइट अपन देखते हैं तो वो मिर्गी उसमें प्रेसिपिटेट हो जाती है। तो ये आपने सही कहा कि आजकल के जो बच्चे हैं मोबाइल का उपयोग ज़्यादा है, और ख़ासकर जो हमने देखा है कोविड के दौरान उनकी क्लासेस काफ़ी उसमें ऑनलाइन चली हैं और उस पर काफ़ी उनका एंटरटेनमेंट भी हुआ है, क्योंकि कहीं जाना आना नहीं रहता था, तो उनके कुछ उनको अपने आप को व्यस्त रखने के लिए उनने काफ़ी इस्तेमाल किया है। तो ये सब चीज़ें, उनका कुछ एक अच्छा प्रभाव भी है, पर दुष्प्रभाव ज़्यादा हमने अब देखा है मोबाइल का। तो ये एक आपका कहना सही है कि ये एक चीज़ प्रेसिपिटेटिंग होती है, लाइट एक्चुअली वो स्क्रीन टाइम जो होता है वो प्रेसिपिटेटिंग होता है। उसके अलावा कुछ जैसे कुछ बुखार आया है वो भी एक प्रेसिपिटेटिंग होता है, अगर शरीर में पानी की कमी है तो वो भी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होता है, एक्सेसिव थकान भी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होता है। तो कुछ ये एग्रीवेटिंग फैक्टर और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं जो मिर्गी जिन बच्चों को होती है वो एग्रीवेट होके सामने आती है। मतलब डॉक्टर साहब, क्या एक नॉर्मल बच्चा है, 1 साल तक 2 साल तक नॉर्मल बच्चा, जिस तरीके से आपने जिक्र किया 1 से 5 साल के बच्चों को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है, तो अगर नॉर्मल बच्चा अपनी ना जन्म से उसे कोई परेशानी है, बीच में भी उसे कोई परेशानी नहीं हुई, और एकदम से क्या ये उत्पन्न हो सकती है मिर्गी? हाँ, इसमें थोड़े से फैक्ट्स और फिगर्स पे जाऊंगा मैं। जैसे अपन लोग हैं, आम जनता पब्लिक है, उनको 1 से 2, जैसे आज अपन को अभी तक अपन को कोई मिर्गी का भगवान की कृपा से कोई झटका नहीं आया, पर अपन लोगों को भी 1 से 2% चांसेस रहती है, वही जनरल पॉपुलेशन में कभी भी उत्पन्न हो सकती है। अब जो आपने सवाल किया है कि बच्चों में कभी भी आ सकता है, कभी भी उत्पन्न हो सकता है, उसका कोई कभी कभी हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसमें भी हमें कोई विशेष कारण मिलता नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है, क्योंकि अभी भी कई जानकारियां हमारे पास मेडिकल साइंसेस में अधूरी हैं, क्यों ऐसा हुआ, कैसे हुआ, ये हमें पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। पर हाँ, ज़्यादातर समय हमें कुछ न कुछ उसमें से हिंट मिल जाती है। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आजकल डेवलप हो रही है वो है जेनेटिक। इसमें जेनेटिक्स में बहुत स्टडी हो रही है, जिस कारण से परिवार में किसी को पहले झटके आए हैं या नहीं भी आए हैं तो भी जेनेटिक एपिलेप्सीज जो हैं वो प्रमुख एक कारण उभर के आ रहा है। तो कारण काफ़ी सामने आ रहे हैं जो पहले हमको जानकारी नहीं थी। बिल्कुल। ब्रिजेश जी, आपकी तरफ रुक करिए। जिस तरीके से हम लगातार जिक्र यहाँ पे मिर्गी का कर रहे हैं, जब मिर्गी से ग्रसित एक बच्चा होता है, जब उसे मिर्गी आती है, स्कूल में एक अलग ही प्रतिक्रिया होती है। बाकी जो बच्चे होते हैं वो डर भी जाते हैं, जो टीचर्स होते हैं वो भी डर जाते हैं, और ऐसे में आप लोगों की क्या भूमिका रहती है? किस तरीके से आप उस बच्चे को या उस स्कूल के माहौल को ऐसा बनाएं कि वो बच्चा अपनी नॉर्मल लाइफ जी सके? देखिए, इसके लिए वैसे तो हम हमेशा स्कूलों को निर्देश देते रहते हैं, लगातार डायरेक्शन हमारा जाता रहता है कि कोई भी बच्चा हो, ये विशेष आवश्यकता वाला बच्चा, जैसे मिर्गी का दौरा आता है या कोई भी आता है, तो बिल्कुल दोयम व्यवहार नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से जो अन्य बच्चों के साथ हम समान व्यवहार करते हैं, तो समान व्यवहार उस बच्चे के साथ होना चाहिए। और यदि कोई इसका उल्लंघन करता है, कोई स्कूल इसकी गलती करता है इस तरीके की कि उसके साथ गलत व्यवहार करता है, तो निश्चित तौर पर इसके लिए कानून ने प्रावधान किए हैं और उसके तहत इनके जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो यदि कोई समाज का व्यक्ति, यदि कोई अभिभावक या कोई पालक अपने बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो निश्चित तौर पर इसकी सूचना 100 पर प्रशासन को दे सकता है, बाल आयोग को दे सकता है, 1098 पर दे सकता है। निश्चित तौर पर हम इसके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा करेंगे। बिल्कुल। ब्रजेश जी, आजकल एक बड़ा ही कॉमन चर्चा का विषय बना हुआ है, अगर एक बच्चे को गोद लेना हो तो उसकी प्रक्रिया बड़ी ही जटिल है। यानी कि एक अगर आम नागरिक है, वो अगर बच्चे को गोद लेना चाहे तो एक लंबी प्रोसेस है। लोग कई बार उससे उस जटिल प्रोसेस से बचने के लिए उस चीज़ पे जाते ही नहीं हैं, और कई बार जो बच्चे हैं वो इस तरीके से ही अनाथ रह जाते हैं। जी बिल्कुल इरम जी, आपने सही कहा। मैं ये मानता हूँ कि थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया है, लेकिन निश्चित तौर पर समाज में कई बार जो जिनकी गोद सूनी रहती है वो प्रयासरत रहते हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ
कि हमारे यहाँ सा एजेंसी होती है, जिस यानी कि एक प्रकार से ये दत्तक ग्रहण एजेंसी कहलाती है। शिशु गृह जिसमें शिशु रहते हैं, और वहीं पर जाकर या कारा की वेबसाइट पर जाकर जो है वो कुछ राशि हमने निर्धारित की हुई है, 5,000 रुपये लगभग, वो अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। थोड़ा सा वेट करना होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे उस वेबसाइट पर होते हैं और बाकायदा जो लेने वाले हैं उनकी संख्या भी अधिक होती है, तो कई बार नंबर देर से आता है। मैं ये मानता हूँ कि इसकी थोड़ी जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इसके पीछे भी समाज में कई प्रकार की भ्रांतियाँ हैं, कई कारण हैं, जिसके कारण ही व्यवस्था बनाई गई है सरकार ने। पहले क्या होता था कि हमारा कोई रिश्तेदार का बच्चा है या हमारा कोई करीबी का बच्चा है, और अगर हम लेना चाहते हैं तो हम सीधे न्यायालय के माध्यम से उसको ले लेते थे। कई बार हम आपस में एक एग्रीमेंट करके ले लेते थे, जो कानूनी रूप से अवैध होता था। और जब बाद में कोई जब बच्चा बड़ा होता था और उसकी संपत्ति से संबंधित कोई मामला आता था या उसके हक की बात होती थी, उसके लिए न्याय की बात होती थी, तब ये मामले इस प्रकार के उलझते थे कि जब उसका कोई दस्तावेज नहीं है तो वो कानूनी रूप से कैसे उस संपत्ति का अधिकारी होगा। इन सब के चलते कानून ने बदलाव किया और थोड़ी सी उस प्रक्रिया को जटिल बना दिया। निश्चित तौर पर प्रक्रिया जटिल है, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि 4-5 महीने के अंतर्गत कहीं ना कहीं बच्चे जो है उस कारा की वेबसाइट पर दिखने लगते हैं। और जब भी दिखेंगे बच्चे तो पहली प्राथमिकता में जो नंबर होगा उसको वो वहाँ से फ़ोन आएगा और बताया जाएगा कि अब ये बच्चा आप देख लीजिए, और फिर उसकी बाकायदा प्रक्रिया होगी, उसकी फैमिली स्टडी की जाती है, क्योंकि बच्चा किस लिए लिया जा रहा है। आजकल देखा होगा आपने इस तरह की घटनाएँ हो जाती है कि कोई बच्चा भी गोद ले लेता, उसके बाद भी उसके साथ दोयम प्रकार का व्यवहार होता है। ये हमने कई घटनाएं हमारे कार्यकाल के दौरान आई। एक यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक शिक्षिका ने एक बड़े बच्चे को गोद लिया, लगभग वो 8 साल का बच्चा था। वो संस्था से गोद लिया और शिक्षिका ने जब बच्चा गोद लिया अपनी सहमति से लिया, अपने पति की सहमति से लिया, बाकायदा इसका प्रोसीजर हुआ। 2 महीने का प्री जो है वो बच्चे को रखा जाता है ताकि देखा जाता है कि वो उसमें सेट हो जाए, क्योंकि बड़ा बच्चा है, थोड़ा सेट होने में देरी लगती है। और आपने देखा होगा अखबार में एक घटना आई थी कि उसको किसी ने कहा कि तुम्हारा बच्चा काला है, तो उसके मन में एक प्रकार की गिलानी आई और उसने पत्थर जो होता है अपना जो सामान्य तौर पर पत्थर होता है उससे बच्चे को इतना रगड़ा कि बच्चा जो है, आप पत्थर से मासूम बच्चे को, आप 8 साल के बच्चे को रगड़िए तो उसके साथ क्या क्या होता है कि तमाम घाव हो गए। ये इस प्रकार का पढ़े लिखे लोग, जो शिक्षिका ने बच्चा लिया, तो इस प्रकार की जो है गोद के बाद भी इस प्रकार की घटनाएं हमारे सामने देखने को मिलती है। इसलिए कानून थोड़ा ये चाहता है कि तमाम प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद बच्चा सुरक्षित हो, अच्छे हाथों में जाए, अच्छी गोद में जाए और उसके माँ बाप का प्यार मिल सके। बिल्कुल। मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी। जैसे ये प्रक्रिया आपने बताई कि अभी एक जटिल सी है थोड़ी, पर इसमें जो आप जो गोद लेते हैं पेरेंट्स, उनकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है कि उनको वो इस काबिल है कि नहीं कि बच्चे बिल्कुल होता है। पूरी प्रक्रिया होती है इसकी, पूरी बाकायदा CSR यानी रिपोर्ट, SIR रिपोर्ट बनाई जाती है, सामाजिक रिपोर्ट बनाई जाती है। उसके आसपास के पड़ोसियों से, उसके परिवार में रिश्तेदारों से सबसे पूछा जाता है वो क्यों गोद ले रहा है, सक्षम है या नहीं है, पाल सकता है नहीं पाल सकता है, उसके लेने के कारण क्या है, उसका मोटिव क्या है, उसकी साइकोलॉजिकल पूरी जो है वो पूरी स्कैनिंग की जाती है, बारीक तरीके से उस बिंदुओं से जांच की जाती है। ऐसा नहीं, इसलिए थोड़ी प्रक्रिया को जटिल किया गया। बाकी पहले बहुत आसान प्रक्रिया थी, अभी भी लेकिन कुछ मामलों में जो रिश्तेदार के जो बच्चे हैं, अब आगामी ऐसा होने जा रहा है कि निश्चित तौर पर उसमें कलेक्टर की भूमिका रहेगी और कलेक्टर के माध्यम से हम उसको ही न्यायालय मानकर उसको हम जल्द से जल्द उसको बच्चा हम दिला सकेंगे। ऐसी कानून जो है भारत सरकार लेके आ रहा है। बिल्कुल। अब राजेश जी, जिस तरीके से गोद लेने का जिक्र हम यहाँ पे कर रहे हैं, आजकल एक बड़ा चर्चा का विषय बना है, जो फॉरेन पेरेंट्स है वो भी हिंदुस्तानी जो बच्चे हैं उनको गोद लेने के काफ़ी प्रयास में है। काफ़ी तस्वीरें मैंने देखी हैं, तो क्या प्रक्रिया रहती है, कितना जटिल ये रहता है और कितना सही ये रहता है? देखिए, बिल्कुल सही कहा इरम जी आपने कि ज़्यादातर जो है वो फॉरेन के कुछ देश जो हैं जहाँ पर इस प्रक्रिया में यानी बच्चा लेना उनको बहुत कठिन होता है, यानी उनके यहाँ पर हमसे ज़्यादा जटिल प्रक्रिया है। खासकर इटली और स्पेन, ये 2 ऐसे देश हैं जहाँ पर बच्चे गोद लेने में उनको यानी कहें पसीने छूट जाते हैं, यानी कई साल लग जाते हैं। इसलिए हिंदुस्तान से वो बच्चा लेना पसंद करते हैं और यहाँ पर उनको थोड़ा समय कम लगता है।
हमारी भी एक मानसिकता ये बन गई है कि हम जिन बच्चों को दे रहे हैं वो गोद में विदेश में जाएंगे, विदेश में रहेंगे, विदेश में पढ़ेंगे। तो ये जो हमारी मानसिक जो एक कल्पना है कि हमारा बच्चा विदेश में रहेगा, विदेश में उस दंपति के पास अच्छा रहेगा, लेकिन मैं इसको बिल्कुल इस दूरदर्शन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल इसको उचित नहीं मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि विदेश से ज़्यादा अच्छे बच्चे हमारे हिंदुस्तान के लोग गोद लें तो ज़्यादा हमें सेफ्टी रहेगी। क्योंकि ऐसी भी हमारे सामने घटनाएं देखने को मिली कि हमने यहाँ से बच्चा गोद दिया और वो वहाँ के शेल्टर होम में रह रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कानूनी रूप से ये इस प्रकार की हमारे सामने विकृतियां सामने आती है। लेकिन लोगों का झुकाव ज़्यादातर विदेशों के दंपतियों की तरफ ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि दो प्रकार के उससे फ़ायदे होते हैं। जो एजेंसी होती है उसको एक तो मोटी रकम मिलती है, मोटी रकम यानी उसकी फ़ीस तगड़ी होती है। जो विदेशी अगर बच्चा लेगा तो उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1 लाख रुपए होगी और तमाम प्रकार की प्रक्रियाएं और होंगी, लेकिन उससे उस एजेंसी को कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा इसमें मैं सहमत नहीं हूँ। व्यक्तिगत रूप से कानून अपनी जगह बना हुआ है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं विदेशी दंपति की बजाय हमारे भारत में जो जिनकी गोद सूनी है उनको अगर बच्चा मिले तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। जिस तरीके से अभी एक चर्चा का विषय बना हुआ था, एक खबर थी जो एक एबनॉर्मल एक बच्चा था, उसको एक सिंगल पेरेंट ने गोद लिया था, वो भी काफ़ी सुर्खियों में रहा था वो मुद्दा भी, क्योंकि एक सिंगल पेरेंट के लिए एक बच्चा गोद लेना और वो भी एबनॉर्मल बच्चा गोद लेना, वो उसमें कितना ज़्यादा जटिल प्रक्रिया रहती होगी। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि संभव और असंभव की बात अगर हम देखें तो कहीं कुछ नहीं है। ये इंदौर का मामला है और इंदौर के एक पेरेंट्स ने जो है वो सिंगल पेरेंट्स थे और वो पुरुष थे और उन्होंने एक दिव्यांग बच्चे के लिए बहुत प्रयास किया। कई अड़चनें आई कानूनी रूप से। निश्चित तौर पर मैंने कहा कि इन सब प्रक्रियाओं में देखना ज़रूरी होता है, इसलिए कानून ने, सरकार ने उसकी पूरी प्रक्रिया की, उसके बाद उसको बच्चा मिल गया। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पिता का एक तो कहना चाहिए कि एक एफर्ट और एक उसकी बच्चे के प्रति ललक और कहीं ना कहीं वो सेवा का भाव, जब उन्होंने देखा, एसआईआर कराई, तमाम रिपोर्टें आई और जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं उनकी साइकोलॉजिकल एक प्रकार से बारीक स्कैनिंग भी की गई, तो लगा कि निश्चित तौर पर अगर इसका भाव अच्छा है, ये बच्चे को पाल सकता है, अपनी सारी जो है वो भावनाएं और सारी संपत्ति यानी सारा परिवार उसके पीछे ये कह रहा है कि नहीं। देखिए, उसने शादी नहीं की उस व्यक्ति ने, वो सर्वसंपन्न व्यक्ति था, उसके बाद उसने दिव्यांग बच्चे को लिया। तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहता कि हर एक व्यक्ति ऐसा होता है, उसकी भावनाएं अच्छी है और आज भी बच्चा बहुत सुरक्षित और संरक्षित है और अच्छे से रह रहा है, उसकी बहुत अच्छी देखरेख हो रही है। तो ये खुशी की बात है। ऐसे भी पेरेंट्स हमारी समाज में हैं जो इस तरीके की भावना भी रखते हैं कि एक विशेष आवश्यकता वाला बच्चा, कई बार आपने देखा होगा कि हम जैसे सामान्य व्यक्ति भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को रखने में बड़ी कठिनाई महसूस करते हैं और जीवन भर उसको कैसे रखते हैं ये उन पेरेंट्स से पूछिए आप जिनके इस तरीके के बच्चे, ईश्वर ना करे किसी को दे, लेकिन उस पेरेंट्स ने आज भी बच्चा बहुत अच्छे से रखा हुआ। तो मैं मानता हूं कि समाज में ऐसे व्यक्ति भी हैं जो इस भावना के साथ काम करते हैं, इसलिए उस सरकार ने उसकी भावना को, उसकी पूरी प्रक्रिया को, उसकी पूरी जांच करके बच्चे को दिया। बिल्कुल। डॉक्टर रोहित जी, जिस तरीके से इलाज का हम अगर जिक्र करें तो इसका इलाज कैसा है? क्या सिर्फ दवाओं से ये ठीक हो सकता है या फिर ऑपरेशन या सर्जरी एक इलाज है? जी हाँ, आजकल काफ़ी मॉडर्न मैनेजमेंट और काफ़ी मॉडर्न ट्रीटमेंट मिर्गी के लिए आ गया है, जिससे काफ़ी हद तक मिर्गी रोग जो है वो कंट्रोल हो जाता है। अगर आप फिगर्स का डिस्कस करें, क्योंकि ये थोड़ा इजी रहता है समझने में जी, तो करीब में ये जो काउंसलिंग में भी काम आता है, तो करीब 85% जो हम लोग बच्चों में मिर्गी देते हैं वो 2 से 3 साल के इलाज के बाद ठीक हो जाता है। उसमें से कुछ 10% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि 2-3 साल एक्स्ट्रा लगते हैं और कुछ 5% ऐसे होते हैं जिनको कि ज़िंदगी भर दवाइयाँ लेनी पड़ती है, उसमें जेनेटिक बैकग्राउंड रहता है जी। और कुछ ऐसे भी होती, क्योंकि मिर्गी ऐसा नहीं होता है कि एक नॉर्मल इंसान को जिसको और कोई दिक्कत नहीं है उसको हो। कई कोमॉर्बिडिटीज़ भी होती हैं जिसमें सेरेब्रल पॉल्सी और अलग जो दिव्यांग बच्चों में भी पाई जाती है, तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह का ट्रीटमेंट है और किस तरह का रिस्पॉन्स है। तो आजकल की दवाइयाँ काफ़ी अच्छी हैं, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, कंट्रोल करने में इजी है। और आपका रहा सवाल सर्जरी का, वो काफ़ी लिमिटेड है। जैसे कि अगर आपने दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा है और अगर कुछ ऐसा हिस्सा है जो ब्रेन का जहाँ से मिर्गी उत्पन्न हो रही है, अगर उसको अपन हटा दें तो वो सहायक हो, तो वो उस सिचुएशन में यूज़फुल रहती है। तो लिमिटेड यूज़ है सर्जरी का, हाँ ज़रूर है।
उसके अलावा डीप ब्रेन स्टिमुलेशन भी होता है, जिसमें इलेक्ट्रोड्स जो अपनी होती हैं दिमाग में इंसर्ट करके उससे भी कंट्रोल कर सकते हैं। वेगल नर्व स्टिमुलेशन है, एक तरह की जो अपनी नर्व्स होती हैं उसको स्टिमुलेट करके भी उसमें रोक सकते हैं। तो काफ़ी आजकल जो मॉडर्न इलाज है मिर्गी रोग का, और अपन को ये समझना चाहिए कि एक ये ना इलाज बीमारी नहीं है। यही आज का उपदेश है हमारा, इस दिन का उपदेश है कि एक तो इसमें समझें कि क्या मिर्गी रोग है, और ये समझें कि एक ना इलाज बीमारी नहीं है। इसको एक तरीके से स्टिग्मा ना लें, क्योंकि अपन ने जो समाज में देखा है कि एक जिस बच्चे को या किसी को मिर्गी है पहले तो वो छुपाते हैं, लोगों में बताते नहीं हैं। मेरा इस आज के माध्यम से ये भी कहना ज़रूरी है कि इसको बताइए, समझाइए, ताकि ऐसी कोई सिचुएशन कभी उत्पन्न हो तो लोगों को जानकारी रहे, तो इमीडिएट अपन क्या करें। जैसे कि आपने पहले डिस्कशन हो रहा था स्कूल में क्या करना चाहिए, ज़्यादातर पेरेंट्स इसको डिस्क्लोज करना नहीं चाहते। उनको ये लगता है कि उसका बच्चे का करियर अफेक्ट हो जाएगा या उसका प्रोग्रेस में नुकसान कहीं ना कहीं। मैं उनको हमेशा यही कहता हूँ कि कई बड़े लोग रहे हैं जो समाज में, जैसे अलेक्जेंडर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जॉन टी रोड्स रहे हैं, जिनको मिर्गी रोग था पर उनने अपने उस पर कंट्रोल किया और आगे एक्सेल किया लाइफ में। तो ये लोग समझते नहीं हैं। तो इस तरह से अगर जागरूकता फैलाएंगे तो लोगों में समझ आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ये बात सही कही है कि जागरूकता से ही इंसान सब कुछ पा सकता है। और जिस तरीके से अगर आप जागरूक होंगे तो अगर ये परेशानी है, कोई भी बीमारी या कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती अगर आपका कॉन्फिडेंस बड़ा है। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अगर आप मिर्गी के पेशेंट की बात कर रहे हैं तो मिर्गी के पेशेंट को कैसे ख्याल रखना चाहिए अपना? देखिए, मैं उनको ये कहता हूँ, जैसे नॉर्मल बच्चे जो होते हैं, ज़्यादातर बच्चों को एक कंट्रोल अच्छा रहता है जी, बिल्कुल। तो उनको मैं यही सलाह देता हूँ कि उनका जो पालन पोषण है, उनका डेवलपमेंट है, वो नॉर्मल तरीके से रखें आप। उनको ऐसा कुछ एहसास ना दिलाएं कि उनको कुछ ऐसी कुछ बीमारी से वो ग्रसित हैं, ताकि उनका विकास जैसा होना चाहिए वो ना। कई लोग पेरेंट्स ये पूछते हैं कि उनका ये ज़िंदगी में ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैं उनको यही सलाह देता हूँ कि आपको मिर्गी को कंट्रोल करना है, ना कि मिर्गी आपकी लाइफ को कंट्रोल करे। बिल्कुल। तो ये मेरा उद्देश्य रहता है जब मैं उनको समझाता हूँ। तो अच्छा कंट्रोल ही एक माध्यम रहता है कि एक सक्सेसफुल लाइफ आप बच्चे को दे सकें। बिल्कुल। एक संदेश हमारी जनता के लिए। जी हाँ, आज एक विशेष दिवस है और 17 नवंबर, जैसा आप सब जानते हैं, नेशनल एपिलेप्सी डे है। तो इसमें एक तो जागरूकता फैलाना हमारा उद्देश्य है। मिर्गी को एक तरीके से स्टिग्मा ना लें, उसके प्रति जो अंधविश्वास है उसको ना फैलाएं, उसका उचित इलाज करें। झाड़ फूक में जो कभी ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं उस पर ज़्यादा विश्वास ना रखें। जल्द से जल्द डॉक्टरी सलाह लें, ताकि आपका जो बच्चा है या जो अडल्ट है उसको उचित इलाज मिले और वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। आज का मेरा यही संदेश है। बिल्कुल। डॉक्टर ब्रजेश चौहान जी, आपसे भी दरख्वास्त करेंगे कि आप भी कोई संदेश हमारी जनता को। जी बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से समाज को, जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चे जो हैं वो कच्चे घड़े के समान होते हैं। तो माता पिता इस बात को ध्यान से सुने, बच्चों को अच्छी तरीके से कभी जब वो स्कूल से लौटते हैं, कहीं से आते हैं, कहीं जाते हैं, तो उनकी बात को ध्यान से सुने, उन्हें समझें, उन्हें पढ़ें। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई छोटी सी मार्केबल उनकी हरकत या कोई चेंज जो है वो अगर आप देखते हैं तो आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो आजकल साइबर क्राइम की तरफ भी बढ़ रहे हैं। एक ये बहुत बड़ा इशू आजकल आ रहा है देखने में, मोबाइल एडिक्शन का शिकार हो गए हैं। कोरोना की परिस्थितियों के बाद जो लगातार मोबाइल पर बच्चे आए हैं तो कहीं ना कहीं वो मोबाइल की तरफ चले गए हैं। तो वो ज़्यादा मोबाइल पर ना रहें, अपने पढ़ाई पर ध्यान दें और एक अच्छा सौहार्द वातावरण घर में रहे। और माता पिता की ज़रूर जिम्मेदारी है कि वो बच्चे पर ध्यान दें आवश्यक रूप से, अगर छोटी सी भी कोई अगर चेंज दिखते हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रोहित जोशी और ब्रजेश चौहान जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रोहित जोशी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल दर्शकों, जिस तरीके से अभी हमने जाना कि एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी क्या है और बाल संरक्षण यानी कि बाल अधिकार क्या है, उसके बारे में अभी हमने जाना। तो फिलहाल यहाँ आपसे लेंगे इजाज़त और आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। नमस्कार।